What's up everyone, welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 3 एलपीजी को करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों विश्वास मानो, मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले आधे घंटे के अंदर ना ये चैप्टर आपकी टिप्स पर होगा और आपके दिमाग पे ऐसा छप जाएगा कि भूलना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है और वो कौन सा आता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दरमियान। तो वीडियो हो जाती है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। दोस्तों हम अपनी इकोनॉमिक्स को इस तरीके से करवाते हैं कि बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करवाते हुए। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है। इसके लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर आप वो स्टोरी सुन लो और समझ लो तो समझो चैप्टर आपकी ग्रिप में। और अगर वो स्टोरी ना समझ के डायरेक्टली चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा और मैं अपनी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को रटवाना नहीं चाहता हूं। तो उस स्टोरी को सुनना, वो स्टोरी मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, वो रियलिटी पर बेस्ड है। चलो सुनो मेरी बात को। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब उस बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, वो युद्ध होता है और इससे इंडिया के कई सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की हमारे पास एक कंपनी आती है और अपना काम करना शुरू करती है और वो ब्रिटेन की कंपनी होती है। तो हमें लगता है कि चलो वही अच्छी बात है, विदेश की कोई कंपनी आई है वो हमारे लिए काम करेगी और हमें नए नए रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे और जानने को समझने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आके उल्टा हमारा एक्सप्लॉयटेशन करती है, हमारी सोने की चिड़िया के पर काट देती है और हमारे रिसोर्सेज का अपने फायदे के लिए क्या करती है, यूज़ करती है। आपको पता ही होगा प्रमोशन और प्रोटेक्शन, उनकी 2P पॉलिसी चलती थी इंडिया के लिए। तो क्या हुआ ऐसे में कि 200 साल तक तकरीबन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया, इवन ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी हम पर राज किया। तब फाइनली जाके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जैसी हमें आज़ादी मिलती है तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक जॉइंट मीटिंग प्लान करते हैं और उस जॉइंट मीटिंग में ये पता लगाते हैं आखिर ऐसा हमने कौन सी गलती की जिसके चलते हमें 200 साल की गुलामी सहनी पड़ी। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि हमने एक विदेशी कंपनी को भारत में आने का न्योता दिया। न्योता क्या दिया, मतलब आने दिया और उन्हें काम करने दिया उनके मुताबिक। और फाइनली वो धीरे धीरे हम पर रूल करने लगे और ऐसे रूल किया कि हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। हम जो वर्ल्ड वाइड मोनोपोली पावर क्रिएट करते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, सैंडलवुड में, रोजवुड में, जेम्स में और डायमंड्स वगैरह में, ये सारी चीज़ें हमसे लूट कर लेकर चले गए। कोहिनूर का हूरा कह रहा हूँ, हीरा लूट कर वो चले गए, यानी कई सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रॉय करके वो चले गए। तो ऐसे में क्यों ऐसा हुआ, तो पता चला कि हमारे दरवाजे खुले थे और अगर दरवाजे खुले होंगे तो भैया कोई भी चोर आएगा चोरी करके चला जाएगा। दरवाजे खुलने का मतलब है हमारी इकॉनमी ओपन इकॉनमी थी, कोई भी कंट्री की कोई भी कंपनी हमारे देश में आके काम धंधा स्टार्ट कर सकती थी। और वैसी कौन सी कंपनी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि भैया ऐसा है, अपने दरवाजे बंद कर दो ताकि ये गुलामी दोबारा से सहनी ना पड़े। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब सहमे हुए थे इस बात को लेकर कि 200 साल तक हमने कई सारे फ्रीडम फाइटर्स उसमें मारे गए, कई सारे जैसे आप जानते हो शहीद भगत सिंह हो गए और उनके साथ के 2 लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मतलब बहुत सारी बलिदानी, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी तब जाके ये आज़ादी मिली है। अब नहीं चाहते कि हमारे भारत के साथ कोई भी खिलवाड़ हो, तो ऐसे में डिसाइड ये किया गया जो हमारी ओपन इकॉनमी है इसको कन्वर्ट कर देंगे क्लोज्ड इकॉनमी में। समझ आई बात, कि कोई भी इंडिया की कंपनी बाहर नहीं आएगी और बाहर की कंपनी कोई इंडिया में नहीं आएगी, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे ताकि दोबारा ये सिचुएशन ना आए। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूं, कोई भी इंसान अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर मैं आप लोगों की भी बात करूं कि अभी आप 12th क्लास में हो, कहीं भी हो, तो अकेले अच्छा रिजल्ट नहीं स्कोर कर सकते जब तक आपको एक अच्छा टीचर ना मिले, आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए खाना ना बनाए, पापा आपको फाइनेंशियली हेल्प ना करे, तो उसके बिना आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यानी सबका अपने अपने लेवल पे क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तब जाके एक अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। ठीक उसी तरह एक इकॉनमी, प्रॉस्पेरियस इकॉनमी और स्टैग्नेंट इकॉनमी तब बनती है, तब एक अच्छी इकॉनमी बनती है जब वो अलग अलग इकॉनमी से उसके अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को अपने यहाँ पर मंगा के उसका यूज़ करे। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया अपने आप में घमंडी था, ये सोचकर कि भाई ऐसा है हम सारा काम कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ गलत थी। जब तक आप दूसरी कंट्री की हेल्प नहीं लोगे तब तक आप अपने आप में हर चीज़ों के लिए सही नहीं हो। यूएस आज के डेट में इतना वेल डेवलप्ड है, लेकिन यूएस भी कुछ चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड है, क्योंकि उसे पता है वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाती जो बाकी कंट्री कर सकती है। तो कुछ चीज़ों का इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकॉनमी को क्लोज इकॉनमी बना दिया, जिसके चलते हमारे इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कुछ कम हो गए, कह लो खत्म हो गए।
तो ऐसे में लंबे समय तक हम नहीं टिक पाए। सन 1990 में, ध्यान देना, 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1990 में हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि भैया हमारे पास 4 दिन का खाना बचा था सिर्फ इकॉनमी को चलाने के लिए। मतलब हमारे पास पेट्रोल की बात करें, ईंधन की बात करें, फ्यूल की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, सिर्फ 4 दिन का बचा था। यानी हमारी इकॉनमी क्राइसिस में आ गई थी। 4 दिन के बाद 5वें दिन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ये सिचुएशन आ गई थी। भुखमरी की सिचुएशन पूरे भारतवर्ष में ये सिचुएशन जनरेट हो गई थी। तो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिंहा राव। इन दोनों ने एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा, अरे यार, प्रधानमंत्री उस टाइम पर नरसिंहा राव थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन थे? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से उबरने के लिए वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए और वर्ल्ड बैंक को बोला कि हमारी इकॉनमी क्राइसिस में आ गई, हमें लेट सपोज कि $30,000 बिलियन का क्या दे दो, लोन दे दो। आईएमएफ से बोला जो हमारे बीओपी है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में आ गए, तो हमारी इकॉनमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज़ हमें लोन ग्रांट कर दो। एक बात बताओ दोस्तों, आप कोई भिखारी आपसे 2 लाख रुपए मांगे, क्या आप उसे दोगे? आपको पता है भाई उसके पास कल को अगर वो नहीं दे पाया तो उससे रिकवरी कहाँ से करोगे? नहीं कर पाओगे। तो वही का कंडीशन हमारी इंडिया के साथ थी। हमारी इंडिया के पास 4 दिन का खाने के लिए नहीं और हम $30,000 बिलियन का लोन मांग रहे, कोई भी नहीं देगी भाई। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक कंडीशन रखी, कहा कि देखो हम तुम्हें लोन तो दे देंगे और हमारा काम भी यही है। देखो आईएमएफ का काम तो यही है ना, बीओपी अगर डेफिसिट में आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगी, और वर्ल्ड बैंक का काम होता है इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई तो लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड करवाएगी। तो ऐसे में दोनों ने कंडीशंस रखी और मनमोहन सिंह को बोला, देखो भैया तुम्हें ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये था, देखो भाई अगर तुम्हें हम लोन देंगे तो तुम्हें पहले इस लायक बनना पड़ेगा कि तुम अर्निंग कर पाओ और हमें हमारा लोन वापस कर पाओ विद इंटरेस्ट के साथ। वो ऐसे तुम्हारी पॉलिसीज से नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी पॉलिसीज को लिबरल यानी आसान बनानी पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तुम्हारी बनाई हुई पॉलिसी में इतना ज़्यादा ट्रैप हो चुका है कि वो काम धंधा छोड़ के तुम्हारी बातों को, शर्तों को मानने में टाइम वेस्ट कर देता है। तो तुम्हें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा लिबरल बनाना है, आसान बनाना है। मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री खोलने के लिए तुम्हारे पास कपल ऑफ रूल्स हैं तो उन रूल्स को हटा के इक्का दुक्का रूल रखो जिससे इंडस्ट्रीज प्रमोट हो पाए, इंडस्ट्रीज अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे पाए, वजह की तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे। और इंडस्ट्रीज पनपेंगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तब तुम हमारा लोन पे कर पाओगे। इस पॉलिसी को नाम दिया गया लिबरलाइजेशन। दूसरा, जो तुम कर रहे हो ना, हर चीज को गवर्नमेंट का रखा है, जैसे इंटरनेट चलाना हो तो बीएसएनएल, टेलीफोन है तो एमटीएनएल है, इसको हटाओ, चीजों को प्राइवेटाइज करो। जिन सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर काम करती है अब उन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे, 10-10, 20-20 कंपनियां आएंगी, तो उनके अंदर क्या होगा कि आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छे प्राइस पर, अच्छी क्वालिटी पर कस्टमर्स को क्या मिलेगी, चीजें मिलेंगी। आप देख लो, पहले हमारे पास चेतक का स्कूटर होता था, बट आज के में स्कूटर बाइकों के लिए हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं और इसके से प्राइस भी कम मिलती है और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, जो पहले नहीं होता था। यानी इन्होंने कहा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कि भैया ऐसा है, तुम्हें जो है अपनी पॉलिसीज को पहली बात लिबरल बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात जिन जगहों पर पहले गवर्नमेंट सेक्टर काम करती है अब उन जगहों पर गवर्नमेंट भी करे और प्राइवेट भी करे, मतलब चीज़ों को प्राइवेटाइज करो। जब गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों से ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दे रही थी, इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो चीज़ों को प्राइवेटाइज करो। और तीसरा, अपने जो बंद दरवाजे बेटा उन्हें खोल दो, क्योंकि तुम नहीं खोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड नहीं होगा तो तुम्हारे पास लोन देने की कैपेसिटी नहीं होगी, लेने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो अपने बंद दरवाजे खोल दो, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजें लेकर आओ अपने यहाँ पर। तो सन 1990 में मनमोहन सिंह ने तीनों एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और एग्रीमेंट के नाम थे LPG, जिसको हम फुल फॉर्म के तौर पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, जब मनमोहन सिंह ने सिग्नेचर किए तो बदले में कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में, ध्यान से सुनो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में हमारे देश का जो सोना आरबीआई के पास रखा था, टन्स ऑफ सोना, पूरे देश का सोना, वो रातों रात इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है उसमें प्लेन में लैंड करके यूएस भिजवा दिया गया, क्योंकि जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक के और उसके, वो कहाँ पर है, यूएस में है। तो वो रातों रात क्या किया गया, सारा देश का सोना। दोस्तों एक बात बोलूं, ये बहुत ही खतरे की घड़ी थी कि पूरे देश का सोना आप कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखवा रहे हो और बदले में $30,000 बिलियन का क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो। जिस देश के पास सोना नहीं है ना, समझो वो देश खत्म है। मतलब ऐसी सिचुएशन आई थी, कल को अगर यूएस ये बोलता कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, तो हमारी सिचुएशन थी कि हमें गुलाम बनना पड़ता। मनमोहन सिंह ने रातों रात ये डिसीजन लिया और देश का सोना जो है वो गिरवी करवा दिया, किसके पास, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। लेकिन
शुक्र मनाओ ये 3 एग्रीमेंट इंडिया के लिए इतने फायदेमंद रहे कि हमने 5 साल के अंदर उनको सूद समेत इंटरेस्ट के साथ साथ वो लोन का अमाउंट वापस कर लिया और अपना सारा कोलेट्रल सोना क्या कर लिया, अपने पास वापस ले लिया। दोस्तों ये मनमोहन सिंह की लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब मनमोहन सिंह ने ये लोन लिया था तो अपोजिशन पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह ने हमारे देश को बेच दिया, और ऐसे वर्ड यूज किए गए जो मैं बोल भी नहीं सकता। पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे वर्ड मनमोहन सिंह के लिए बोले गए। बट आप जानते हो मनमोहन सिंह ज्यादा नहीं बोलते, वो टू द पॉइंट बात करते हैं। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, और 5 सालों के अंदर हमारी इकॉनमी को इतनी आगे इकॉनमी कर दिया कि जो जीडीपी 1990 में था और जो 1956 में 1996 में था, बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज था। और आज एक बात बताऊं मैं आपको, सन 2021 की अभी हम बात कर रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ पे एलपीजी पॉलिसी चलती है। मतलब आज की डेट में बीजेपी की सरकार है, बट स्टिल आज भी एलपीजी पॉलिसी को सपोर्ट किया जा रहा है। यानी ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी, काश ये हमने आज़ादी के टाइम कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर है पर दुरुस्त है। तो यही पूरा सेगमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। दोस्तों कोई भी चैप्टर पढ़ते टाइम अगर आपको उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पता होगी ना, तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आप विश्वास मानो, तुमने ये जो 10 मिनट इस स्टोरी को सुनने में लगाया ना, जो रियलिस्टिक पर बेस्ड है, इससे तुम्हारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया समझो। अभी के अभी कंप्लीट होगा। अब तो बस तुम्हें देखने के एक दिखावा करना है कि हाँ सारे टॉपिक आते नहीं आते हैं। तो अब देखो, अभी चैप्टर आपके लिए ईजी हो गया। अब पढ़ो जरा। लिखा हुआ सिंस इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था, इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। उस टाइम हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो होता था। बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द कंट्रोल एंड रेगुलेशन और आवर इकोनॉमी। देखो कहने को हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, बट कहने को थी, लेकिन रियलिटी के अंदर प्राइवेट सेक्टर कम और गवर्नमेंट सेक्टर अपना रोल ज़्यादा निभाती थी, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे हो गई। तो हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला रीज़न था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर कोई ढंग का काम नहीं करता। बीओपी डेफिसिट में आ गए थे। डेफिसिट का मतलब एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से हमें बाहर वालों से लोन लेना पड़ा। फिजिकल डेफिसिट हो गया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब बाहर वालों से व्यापार ही नहीं करोगे तो जो रिजर्व है वो क्या होते रहेंगे? कम होते रहेंगे, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, हमारी उधारी बाकी कंट्रियों से बढ़ती ही जा रही थी। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, अब आप समझ सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर कोई खासा मैनेजमेंट तो था नहीं। इन सब रीजंस की वजह से हमें इकोनॉमी के अंदर क्या लाना पड़ा? रिफॉर्म लाना पड़ा। द मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच IBRD और वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एंड रिसीव 7 बिलियन एज अ लोन। और इन सब के बाद 1991 में हमारे भारत देश ने 3 जगहों से IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और IBRD इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, इन 3 जगहों से $7 बिलियन का लोन लिया। अब आप राइट साइड में देखो फ्लो चार्ट बना हुआ है कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया ताकि और क्या किया? प्राइवेटाइजेशन को, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर की जो रेस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव किया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया और ट्रेड की जो रेस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव किया गया। तब जाके हमारी क्या बनी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो कि जुलाई में स्थापित की गई। इसके शॉर्ट टर्म विजन थे और लॉन्ग टर्म विजन थे। शॉर्ट टर्म विजन ये थी कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज कैसे करेंगे? जो बीओपी नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। और लॉन्ग टर्म विजन क्या था कि हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ावा देंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ था हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी में, और इसको 3 एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया था, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, जैसे आप जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होती है। लिबरलाइजेशन 5 सेक्टरों में होती थी: इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है लिबरलाइजेशन 5 जगहों पर हुई थी। लिबरलाइजेशन मतलब चीज़ों को आसान बनाना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे हमने लिबरलाइजेशन लाना शुरू किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लिबरलाइजेशन के अंदर 5 पॉइंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीज़ों को आसान बनाया। नंबर 2 पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से चीज़ों को आसान बनाया। नंबर 3 पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म में हमने कैसे चीज़ों को आसान बनाया। नंबर 4 हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह से चीज़ों को आसान बनाया। और नंबर 5 पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज किस तरह से की गई कि चीज़ों को आसान किया गया। तो ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने ये बोला कि भैया आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 17 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को दी थी, 12 इंडस्ट्री प्राइवेट और पब्लिक दोनों को दी थी और रेस्ट ऑल जो थी वो प्राइवेटाइज कर दी थी। याद आ रहे हैं?
और उसके अंदर एक पॉइंट था कि अगर आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करोगे, एक्सपेंशन करोगे या डाइवर्सिफिकेशन करोगे, तीनों केस के अंदर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। हमने इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया को रिमूव कर दिया या कह लो कम कर दिया। लाइसेंस लेने की जरूरत है बट आप पहले अपने काम धंधा करो, साथ के साथ लाइसेंस लेते रहना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले लाइसेंस लो फिर काम स्टार्ट करो। हमने इंडस्ट्रीज को थोड़ी रियायतें दी ताकि वो अपने काम धंधे पे ध्यान दे, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस करने में पूरा ध्यान लगाते रहे। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको भाई अपनी सीबीएसई की तैयारी करनी है, अब आप पहले ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, तो बेटा पढ़ोगे कब? बात समझो। ठीक उसी तरह इन्होंने भी किया कि चीज़ों को आसान बनाया और कहा तुम काम पे ध्यान दो, चीज़ें होती रहेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते रहेंगे। यानी पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। कोई भी नया यूनिट सेटअप करना हो, एक्सपेंशन करना हो या डाइवर्सिफिकेशन, आपकी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। नंबर 2, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर रोल को कम किया जाएगा। आपको याद है शेड्यूल में 17 कंपनी थी, ठीक है। अब इन चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन करने लगे, बट कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। यानी बाकी सभी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हो सकता है। नंबर 3, डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए उनके सेक्टर को डी रिजर्व किया गया। एमआरटीपी को और भी ज़्यादा लिबरल बनाया गया। जो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है उसको और भी ज़्यादा लिबरल, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से कम किए गए, जिससे कि इंडस्ट्रियलिस्ट काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। पहले कहा जाता था इंपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन फिर कहा गया अगर कोई ऐसा इंपोर्ट है जिससे आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई ऐसी मशीन है जो बाहर से आनी चाहिए बट उसको अगर आप लेकर खरीदोगे, इंपोर्ट करोगे, तो उससे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, कोई प्रोडक्ट जो बनाओगे उससे उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे इंपोर्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया, वरना इनकी पॉलिसी तो पहले ये थी कि भाई इंपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन इस पॉलिसी के तहत हमने इंपोर्ट को बढ़ावा दिया, ठीक है। ये हुआ। तो ये सब हमने पढ़ा कि किस तरह से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या बनाया, आसान बनाया। अब दूसरा पॉइंट होता है लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। राइट साइड आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे हमने लिबरलाइजेशन किया। तो लिखा हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन आता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो गया और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया। तो कहा गया आरबीआई के रोल को चेंज किया गया। पहले आरबीआई क्या था जानते हो? पहले आरबीआई रेगुलेटर था, फिर हमने उसकी चीज़ को चेंज करके फैसिलिटेटर बनाया। जैसे आरबीआई क्या था ना, चीज़ों की निगरानी करता था। अब हमने क्या कहा कि भाई आरबीआई अब तुम्हारे रोल को हम चेंज कर रहे हैं, अब तुम निगरानी के साथ साथ लोगों को मतलब कॉमर्शियल बैंक को फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाओगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो अच्छा हुआ। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। और हमने 1991 से पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक जैसी पब्लिक बैंकें हुआ करती थी। फिर हमने कहा कि अब प्राइवेट बैंकें भी खुलेंगी, और आप जानते हो सबसे पहली प्राइवेट बैंक जो 1991 में खुली थी वो कौन सी थी? एचडीएफसी बैंक। उसके बाद फिर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई बैंक, ये सब खुलने लगी। नंबर 3, इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी कि अगर कोई फिरंगी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे तो वो 10% से ज़्यादा की नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने इस लिमिट को बढ़ा के 51% तक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ने लगा। और नंबर 4, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। अब क्या होगा कि नई नई बैंकों की ब्रांचेस सेटअप होंगी। अब उन्हें आरबीआई से अप्रूवल नहीं लेना कि हम अपनी एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी ब्रांच खोलें और आरबीआई को इंटीमेट कर दे कि हमने ये नई ब्रांच खोली है, बट प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने इतनी रियायतें दे दी तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ। तो देखो आपने लिबरलाइजेशन के 2 पॉइंट पढ़ लिए। कौन सा पॉइंट? इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल। अब हम पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म और फॉरेन एक्सचेंज। चलिए अब हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म। आप लेफ्ट साइड देखिए, लिबरलाइजेशन इन टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में हमने क्या किया? टैक्सेशन पॉलिसी को आसान बनाया। कैसे आसान बनाया? पहला पॉइंट, रिड्यूसिंग इन टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस किया। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो एक पर्सन की इनकम पे लगाए जाते हैं, जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते उस बर्डन को, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, जिनमें आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। हमने दोनों की दरों को कम किया। मान लो कि इनकम टैक्स 30% से हमने कम करके 10% कर दिया, तो लोगों की रियल इनकम बढ़ी, रियल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। हमने टैक्स पेयर को कई सारी सुविधाएं दी कि पहले टैक्स जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। हमने उनकी लंबी लाइनों को के लिए कई सारी विंडोज़ ओपन की। हमने उनको टैक्स में सिंप्लीफिकेशन किया, चीज़ों को लिबरल यानी आसान बनाया, तो इससे टैक्स पेयर जो है खुशी खुशी टैक्स देने के लिए राजी हो जाता था। तो कुछ इस तरीके से हमने टैक्स में रिफॉर्म किए। फिर अपना लिबरलाइजेशन इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह से चीज़ों को आसान बनाया? हमने डीवैल्यूएशन किया रुपीज़ का। डीवैल्यूएशन रुपीज़ का इसलिए किया, देखो आपको
सुनने में ऐसा लग रहा हो कि हमने अपने पैसों की वैल्यू कम की, दोस्तों हमने ये इसलिए किया ताकि फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। कभी कभी सेंट्रल बैंक को ये काम करना पड़ जाता है और यही उन दिनों पर किया, कुछ टाइम के लिए किया, फिर बाद में हमने वैल्यू को अप्रिशिएट कर लिया। नंबर 2, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। हमने अपने पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को चूज किया। अगर आपको याद होगा, आपने हमसे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीओपी का चैप्टर पढ़ा होगा और बीओपी में फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको मैंने बताया था फॉरेन एक्सचेंज की डिटर्मिनेशन 3 तरीके से होती है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। पहले हमारे यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, फिर बाद में हमने इसको चेंज करके 1991 में क्या कर लिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी अब जो डॉलर के या कोई भी फॉरेन करेंसी के जो रेट डिटरमाइन होंगे वो मार्केट सप्लाई के हिसाब से होंगे, जिसका फायदा हमें बहुत पहुंचा। फिर लिबरलाइजेशन इन ट्रेड, अभी लास्ट पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट लिबरलाइजेशन का, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में किस तरह से लिबरलाइजेशन हुआ। नंबर 1, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। आपको याद है हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 चीजें की थी, एक क्या था, टैरिफ और कोटा सिस्टम। टैरिफ में क्या होता था कि हम प्राइसेस को बढ़ा देते थे, और कोटा में होता था क्वांटिटी पर बैन लगा देते थे कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। हमने, और जानते हो सबसे बुरा क्या होता है, सबसे बुरा होता है कोटा सिस्टम। WTO हमेशा कहती है कि कोटा सिस्टम को हटाओ, और कोटा सिस्टम से अगर हम टैरिफ सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टैरिफिकेशन। यही कुछ चीज़ हुई कि जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव किया गया, ये जो कोटा सिस्टम है इसको हटा दिया गया। आप कितनी भी चीज़ मंगा सकते हो, बट फिर भी एक लिमिट डिसाइड की, बट वो लिमिट को बढ़ा दिया गया। नंबर 2, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आप कोई माल भेजते हो बाहर तो उस पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई माल बाहर से मंगाते हो और आप उस चीज़ का एक्सपोर्ट कर सकते हो आगे जाके फ्यूचर में, तो ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी पर क्या कर दिया, टैक्स को कम कर दिया, हटाया नहीं गया बट हाँ कम कर दिया गया। नंबर 3, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम। अगर कोई भी बंदा इंपोर्ट करता है तो उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, उसके लिए बड़ी ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया को हमने आसान बनाया। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया, हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट हुए, और इससे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी उनको नई नई टेक्नोलॉजीज जानने को मौका मिला, क्योंकि जब बाहर से कोई चीज़ आएगी, मशीनरी वगैरह खरीदें, तो इससे हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी क्या होगी, इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने लिबरलाइजेशन किया, किसमें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। तो आप लेफ्ट साइड दोबारा आओ, आप देखो लिबरलाइजेशन जो था वो 5 सेक्टरों में था, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारे हमारे पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं अपने पास प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या। तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब पब्लिक सेक्टर से कोई चीज़ हम गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दें, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की चीज़ अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को दे दें तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ये बात याद रखना, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एंटरप्रेन्योर ऑफ इन द प्राइवेट सेक्टर, कि हमने जो काम पहले पब्लिक सेक्टर करती थी अब उसके ऑनरशिप किसको दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। तभी 1991 के बाद इंटरनेट हमारे यहाँ पर आना शुरू हुआ। ये मोबाइल कब शुरू हुए थे यार, जानते हो, इससे पहले टेलीफोन चलते थे, मोबाइल का सिस्टम तो 1991 में आया, जस्ट बिकॉज ऑफ LPG। आप ये व्हाट्सएप, यूट्यूब जो चला रहे हो ना, ये किसकी देन है, मनमोहन सिंह की देन है बेटा, उन्हें थैंक्स बोलो जाके। वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे हो जाते अगर उनके पीछे सोनिया गांधी ना उनको चला रही होती। अगर वो अपने दम पे खड़े होते ना तो बेटा फाइनेंस मिनिस्टर भी अच्छे बन के दिखाते हैं वो। चलो, अब ये था दूसरा पॉइंट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डाइल्यूटेड इट्स स्टेक इन सेवरल पब्लिक एंटरप्राइज, IPCL और IBP एक्सेट्रा। अब क्या था कि प्राइवेटाइजेशन के तहत जिन जिन जगहों पर गवर्नमेंट शेयर्स थे, अब गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने अपने शेयर को डाइल्यूट करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उन जगहों पर कौन आ जाए, प्राइवेट सेक्टर आ जाए। तो देखो इससे 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर हुआ ऑनरशिप का, और डिसइन्वेस्टमेंट हुई। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच दो तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट किसको बेची, प्राइवेट सेक्टर को, तभी तो इसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो वही लिखा, द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन मेनली टू इम्प्रूव financial discipline and facilitate modernization. It was also believed that private capital and managerial capabilities will help improving performance of the PSUs. चलो, आपको प्राइवेटाइजेशन समझ आया। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये तो वही बात है, बंद दरवाजे खोल दो ताकि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर आकर व्यापार कर पाए और हम उनके यहाँ पर जाकर व्यापार कर पाए। तो वही इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जानते हो, जोड़ना। राइट साइड देखो, ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। पहला है इंटीग्रेशन नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। जो बैरियर थे उनको रिमूव कर देना
इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तभी तो देखो हमारे यहाँ पर इंटरनेट आना शुरू हुआ, हम वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्ट हो पाए। आज हम ज़ारा की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, पेंटालून्स हो गया, और आपका वैंस हुसैन हो गया, लिवाइस हो गया, प्यूमा हो गया, ये सारी ब्रांड क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड है। KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है, वो इंडिया में आनी शुरू हुई। जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ का व्यापार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। भाई जब कोई कंपनी आएगी तो बाहर से थोड़ी लोग हायर करेगी, वो तो हमारे ही लोगों को हायरिंग देगी। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इससे ट्रेड बढ़ा, GST डिपार्टमेंट को खूब सारा टैक्स मिलने लगा। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हुए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या था, ग्लोबलाइजेशन के तहत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में सेटअप होनी शुरू हुई। गुड़गांव इज़ द बेस्ट एग्जांपल। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे मैंने एक कंपनी में काम किया था, RRB रीजनल, अरे यार RRB नहीं, क्या था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। वो बाहर की बैंक थी, स्कॉटलैंड की बैंक थी, और गुड़गांव में काम करती है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। उनके जो प्लान्स होते हैं, उनके जो तरीके होते हैं, वो हमें समझ आने लगे, जो हम अपनी इंडियन कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल करने लगे। नंबर 2, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज अप टू 1 करोड़। कई सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई। नंबर 3, इंडियन रुपीज was devalued in July 1991 by nearly 20%. It encouraged export and reducing import. मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हमने अपनी इंडियन करेंसी को रिड्यूस किया, डीवैल्यू किया, कितना किया, 20% तक रिड्यूस किया, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ पाया और इंपोर्ट कम हो पाया, जो कि हमें करना था। नंबर 4, 1992 से 1993 के बजट के अंदर इंडियन रुपीज़ जो था वो पार्शली कन्वर्टेड था, लेकिन 1993 से 1994 में इंडियन रुपीज़ को फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया। और हमने 5वें पॉइंट के अंदर ये पढ़ा कि रिमूवल कर दिया गया था ट्रेड बैरियर्स। अब इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे, क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे, वो सुनो। देखो, ग्लोबलाइजेशन होने से ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो गया। उनके तौर तरीके, उनकी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करने लगे। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तीसरा ये कि बेटर फ्यूचर हो गया हमारा। लेकिन इसका घाटा क्या हुआ, घाटा ये हुआ कि अब हमें वेलफेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अब हम सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट पर बेस्ड होकर सोचने लगे, सोसाइटी के वेलफेयर पर फोकस ही नहीं किया। नंबर 2, इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरेंसीज। अब आप एक बात सोचो, पूरे LPG में हमने कहीं एग्रीकल्चर की बात की, सर्विस सेक्टर की बात की, सारा किस पर फोकस हुआ, इंडस्ट्रीज पे फोकस हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी तो हुई है ना, समझ रहे हो ना बात को। चलो, अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल जो देता हूँ ना, वो गुड़गांव का देता हूँ कि गुड़गांव के लिए आउटसोर्सिंग बहुत ही बढ़िया एग्जांपल रहता है। क्योंकि गुड़गांव, अब आउटसोर्सिंग का मतलब सुनो क्या होता है। देखो, क्या होता है कि एक कंपनी के पास बंडल ऑफ काम होते हैं। अब हर काम एक कंपनी कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ना उसकी महारत होती है। तो वो क्या करता है, अपने काम को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, और वो टुकड़ा दूसरी किसी कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाता है जो उस काम में परफेक्ट हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब लंदन की बात करते हैं। लंदन में एक मेट्रो चलती है, ठीक है, जिसको ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि वो टनल्स के अंदर चलती है इसलिए उसे ट्यूब बोलते हैं। अब लंदन के अंदर क्या है कि उनके पास जो मेट्रो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने जापान से लिया, और खुद उन्होंने अपनी भी लगाई है। बट उन्होंने क्या किया, उसके मैनेजमेंट को संभालने के लिए कौन सी ट्रेन कब आ रही, किसका कितना फेयर है, कैसे कैंसिलेशन होगी, इस चीज़ के लिए उन्होंने ठेका इंडिया वालों को दे दिया। क्योंकि इंडिया वालों के लिए इंग्लिश बहुत ही आसान काम है, ब्रिटिश इंग्लिश आराम से बोल लेते हैं। उन्होंने ठेका इंडिया वालों को क्यों दिया जानते हो? क्योंकि अगर ये काम वो लंदन के लेबर से कराती तो महंगा पड़ता, और इंडिया में लेबर सस्ती है लंदन के कंपैरिजन। इंडिया में तो गए भैया 12th क्लास पास करो और तुरंत कॉल सेंटर पे जॉब करो और 18,000 की सैलरी उठाओ, एक वैन आएगी जो आपको खुद छोड़ने और ले जाने आएगी, तो रॉयल फील करोगे और एक बार का खाना भी मिल जाएगा। तो आप अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझोगे आफ्टर 12th। और कितने में काम करोगे? 18,000 में। लेकिन यही अगर आप फॉरेन की बात करें तो 12th क्लास पास आउट होने के बाद इतना काम करने के कोई भी बंदा 80-90 हज़ार रुपये लेता अगर फॉरेन में काम कराते हैं। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर काम को किसको सौंप दिया? इंडिया वालों को सौंप दिया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। यानी जो बंदा जिस काम में महारत हासिल कर चुका हो उसको वो काम दे दिया जाए, तो ऐसे में हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे बात करते हैं एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी में कैलिफोर्निया में जो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें टेक्नोलॉजीज़ की इनोवेशंस होती हैं। बट एप्पल की जब हम बैटरी बनाते हैं और जो बाकी कंपोनेंट होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, लेकिन जब असेंबलिंग की बात आती है, जोड़ने की बात आती है, तो वो हम चाइना को ठेका दे देते हैं। हम मतलब यूएस की जो कंपनी है एप्पल, वो चाइना को ठेका देती है। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर लेबर सस्ती है और असेंबलिंग में वो लोग माहिर हैं, उनके पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, टूल्स हैं और वहाँ की लेबर भी बहुत अच्छी स्किल्ड है, तो ये काम उनको देते हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम आई। तो इसको बोलते
होता है आउटसोर्स कर देना, यानी एक बंडल ऑफ काम में से एक पर्टिकुलर सेगमेंट किसी और को सौंप देना जो उस काम को परफेक्टली तरीके से कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने आउटसोर्सिंग को बहुत बढ़ावा दिया। तो वही लिखा आउटसोर्सिंग, इट रेफर टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू थर्ड पार्टी। कुछ एक्टिविटी जब हम थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले कभी कोई और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती थी। इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज बिकम लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इंडिया जो है बड़ा ही फेमस है आउटसोर्सिंग के लिए, क्योंकि एक तो हम लोग बड़े टैलेंटेड है, तुरंत चीज़ों को समझ जाते हैं। इतना अच्छा ना ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिशर का बंदा नहीं बोल सकता जितना हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ का जो लेबर है वो बहुत स्किल्ड है और कम रेट पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज़ का इंडिया एक हब बन चुका है आउटसोर्सिंग के लिए। गुड़गांव इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद आपका जेनपैक्ट हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, बीपी हो गया, एचसीएल हो गया, सेक्रो ग्लोबल सर्विस लिमिटेड हो गया, एगियल लिमिटेड, डब्ल्यूएनएस लिमिटेड, ग्लोबल सर्विस, विप्रो, इंफोसिस, आदित्य बिरला, ये जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी इंडियन कंपनी है, ये सब चीज़ों का आउटसोर्स करती हैं। आउटसोर्स मतलब अपनी फैसिलिटी बाहर भी प्रोवाइड करवाती हैं। सम ऑफ द सेवरल एक्टिविटी जो आउटसोर्स करती है इंडिया, जैसे इंडिया बीपीओ कॉल सेंटर्स का आउटसोर्सिंग करती है, रिकॉर्ड कीपिंग का, अकाउंटेंसी का, बैंकिंग सर्विसेज का, म्यूजिक रिकॉर्डिंग का, हेल्थ केयर फैसिलिटी का, बुक ट्रांसक्रिप्शन का, क्लीनिंग एडवाइस और इंश्योरेंस, इन सब का काम इंडिया आउटसोर्सिंग में बड़ा ही नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों आपको पता है ना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या होती है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जितने लोग नहीं कहूँगा, जितनी कंट्रियां आपस में ट्रेड करती हैं, तो कुछ कंट्री क्या करती हैं, एक बकेट बना लेती है। बकेट का मतलब है एक कार्टेल बना लेती है जिससे बाकी कंट्रीज को नुकसान पहुंचता है। ऐसा कोई भी आप कार्टेल ना बनाओ, ऐसी कोई मोनोपोली पावर क्रिएट ना करो जो मिसयूज हो। तो ऐसी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को आसान बनाना, ट्रेड को प्रमोट करना और जो रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है उनको रिमूव करना। ये सारा काम किसका होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था गेट, जर्नल एक्सेप्टेड ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट। बट हमने गेट को रिप्लेस करके उसका नाम क्या कर दिया गया, WTO कर दिया और पहले से ज्यादा पावर उसको प्रोवाइड करवा दी। यहां पर आपके एग्जाम में MCQ का या 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि WTO का पहले क्या नाम था, तो पहले इसका नाम था गेट का सक्सेसर कौन है, WTO। तो वही लिखा है प्रायर WTO जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। और इसकी मेंबर कंट्रीज उन दिनों पर जब गेट का एग्रीमेंट था कितनी थी, 23। और अभी जानते हो कितनी है, 164 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं WTO की आउट ऑफ 195। हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्री है और WTO की जानते हो कितने मेंबर है, 164। जबकि जो पुराना एग्रीमेंट गेट था उसमें सिर्फ 23 कंट्रीज थी। बट जैसे ही इसको नाम चेंज करके WTO बनाएगा, उसको और भी ज्यादा पावर दी गई, तब इसमें और भी कंट्रीज शामिल होगी। तो आप याद रखना, ये नंबर मैंने इसमें लिखा नहीं बट आप अपनी कॉपी में लिख दो, 164 मेंबर कंट्रीज है WTO की आउट ऑफ 195। जबकि पुराने गेट में कितनी थी, 20 थी। वही लिखा गेट वॉज सेटअप एडमिनिस्ट्रेटर ऑल मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट। WTO को बनाया गया था 1995 में। ये सक्सेसर किसका है, गेट का है। एट प्रेजेंट अब देखो ये लिखा हुआ है, मुझे लगा था इसमें लिखा हुआ नहीं है, वैसे लिख दिया कि 164 मेंबर कंट्रीज है किसकी, WTO की। WTO की फंक्शन क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा और रिमूव करेगा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को। ये स्टैब्लिश करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन मैकेनिज्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम आएंगे। ये इनकरेज करेगा प्रोडक्शन को और ट्रेड एंड सर्विसेज का। ये इंश्योर करेगा कि कैसे वर्ल्ड अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करे और ये प्रोटेक्ट करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, और जो हार्मफुल एक्टिविटीज होती है उनको क्या करेगा, रोकेगा। कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात को ध्यान से सुनो, बात ये है कि देखो हमने इकोनॉमी में रिफॉर्म, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया, 1991 में आया। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे चाइना में और पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म किस किस साल आए, देखते कौन इसका सही आंसर देगा। और सुनो, इकोनॉमिक रिफॉर्म के क्या फेवर है और क्या क्रिटिसिज्म है, क्या मतलब इसके वीक पॉइंट है। फेवर ये था कि जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए तो हमारा जो GDP है जो पहले 5.6 था वो बढ़कर 7.2 हो गया। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पहले 100 मिलियन था वो बढ़कर 73 बिलियन हो गया।
किसकी वजह से? एलपीजी की पॉलिसी की वजह से। इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पहले $6 बिलियन के थे वो बढ़ के $321 बिलियन हो गए। चौथा, इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं एक हद तक कंट्रोल आ गई। मैं ये नहीं कहूँगा खत्म होगी, बट हाँ कंट्रोल में आ गई। और इससे जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो बढ़ गया। जहाँ पहले गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चलाती थी, अब ऐसा कम हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर, कई सारी कंपनियां खुल गई तो कस्टमर को कई सारे कंपनियों का टेस्ट जानने को मिल गया, कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिलने लगी। अब इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पर कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात नहीं की गई। अनएम्प्लॉयमेंट उसी तेजी से बढ़ रहा था जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दूसरा, इसमें एग्रीकल्चर की कहीं बात नहीं की गई थी। मतलब एलपीजी पॉलिसी पूरी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पर बेस्ड थी, लेकिन एग्रीकल्चर पर कहीं किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ जिस रेट से होना चाहिए था उस रेट से नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। जैसे चाइना होगी, यूएस होगी, ये लोग एग्रीकल्चर पे कम ध्यान देते, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते और इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान देते, जो हमने नहीं दिया बट अब दे रहे हैं। और दूसरा, चौथा है इनसफिशिएंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। हमने डिसइन्वेस्टमेंट की लेकिन उसकी पॉलिसी ढंग से फ्रेम नहीं की, और इसमें टैक्स पॉलिसी भी कोई खासा अच्छी नहीं थी, और इससे कंज्यूमरिज्म बढ़ गया और अमीर अमीर और गरीब गरीब बनता चला गया, यानी अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे किसके? इकोनॉमिक रिफॉर्म के। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ा? हमारी इंडिया को करना पड़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलपीजी। आई होप कि आपको एलपीजी आप पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक सीरीज, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हम कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स डाल चुके हैं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो बाय कर सकते हैं एक नॉमिनल सी फीस पर, और कंप्लीट अकाउंटेंसी हमने कराई हुई है, और आपको कहीं भी क्लासेस, कोई भी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हमसे क्लासेस ले लिए। ठीक इसी तरह हमने बिजनेस स्टडीज की भी क्लासेस डाली हुई है और कुछ इकोनॉमिक्स के कोर्सेज भी डाले हुए हैं, जिसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम उसके अंदर आपको कराते रहते हैं। एक बार आप विजिट जरूर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स सीजीए को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और स्टोर के ऑप्शन में जाकर आपको वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।